नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और खबरों की ओर विस्तार से आगे बढ़ेंगे उससे पहले कुछ तेज रफ्तार खबरों का रुख कर लेते हैं। गोरखपुर और बस्ती के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सांसद खेल महाकुंभ 3 के शुभारंभ में होंगे शामिल। 20 और 29 दिसंबर को चलेगा सांसद खेल महाकुंभ। दोपहर 12:30 बजे से अमर शहीद सत्यवान स्पोर्ट्स स्टेडियम बस्ती में सीएम योगी का होगा कार्यक्रम। 24 दिसंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का ग्रेटर नोएडा का दौरा। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होगा दीक्षांत समारोह। उत्तीर्ण छात्रों को डिग्रियां प्रदान करेंगे उपराष्ट्रपति। लंबे समय से दीक्षांत कार्यक्रम न होने से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताई थी चिंता। 1 से 2 घंटे गौतम बुद्ध नगर में रहेंगे उपराष्ट्रपति। भारत की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गोरखपुर और बस्ती जिले के दौरे पर रहेंगे। सांसद खेल महाकुंभ के साथ में संगठन के पदाधिकारियों की बैठक कर लोकसभा चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा। कानपुर देहात जिले में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था। धक्का मार एम्बुलेंस का वीडियो वायरल। मरीज लेने जा रही 108 सेवाओं की हालत बदहाल। एम्बुलेंस स्टार्ट करने से पहले राहगीरों ने लगाया धक्का। के न्यूज नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। बरेली में हर घर पहुंचेगा अयोध्या श्री राम मंदिर का निमंत्रण। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियां। समिति आंवला द्वारा समन्वय सम्मेलन का आयोजन। आगामी 1 से 15 जनवरी तक पहुंचेगा न्योता। हिंदू परिवार के घरों तक श्री राम मंदिर का पहुंचेगा न्योता और श्री राम मंदिर के पूजित अक्षत भी पहुंचाने का प्रयास। दिल्ली में कोविड के नए वेरिएंट को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया लेंगे बैठक। सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री वर्चुअल बैठक में होंगे शामिल। नए वेरिएंट को देखते हुए केंद्र ने बुलाई है बैठक। दिल्ली में विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में बड़े मुद्दे पर की गई चर्चा। कई प्रस्ताव भी पास। बैठक में विपक्षी दलों ने ईवीएम के खिलाफ भी प्रस्ताव। चुनाव आयोग से बैलेट पेपर के लिए लगाई गुहार। और प्रयागराज में दबंगों की दबंगई आई सामने। दिव्यांग महिला का गिराया घर। मौके पर नहीं पहुंचा कोई भी अधिकारी। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। खुले आसमान में ठंड में सोने को मजबूर परिवार। योगी से लगाई न्याय की गुहार। बरेली में लूट की गलत सूचना देने पर चौकीदार पर कार्रवाई। 50,000 की लूट की दी थी गलत सूचना। फोन से प्रभारी निरीक्षक को दी थी लूट की सूचना। जांच में आपसी कानूनी का निकला मामला। दोषी समेत 3 लोगों पर की गई कार्रवाई। बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर बीडीए का बुलडोजर। 43 बीघा क्षेत्रफल में काटी जा रही थी 5 अवैध कॉलोनियां। बीडीए प्रवर्तन दल ने अवैध रूप से बनाया भवन सील और 150 वर्ग मीटर का एक भवन भी किया सील। सिकंदराबाद बाईपास पर बीडीए ने की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के बाद करीब 3 हफ्ते बाद कैबिनेट की हुई बैठक आयोजित। इसकी अध्यक्षता योगी आदित्यनाथ ने की। बैठक में औद्योगिक विकास, ऊर्जा, आवास, गन्ना व चीनी उद्योग, वन क्षेत्र, श्रम आदि विभागों के लगभग 1.5 दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने की बात आई सामने। 8 और 9 दिसंबर को हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ पहली समीक्षा बैठक करेंगे और इन्वेस्टर समिट में हुए एमओयू को सीएम करेंगे समीक्षा। करारों की ग्राउंडिंग को लेकर सीएम अधिकारियों से लेंगे फीडबैक। और देश में एक बार फिर से कोरोना ने दी दस्तक। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को जारी की एडवाइजरी। सुरक्षा के मद्देनजर एहतियाती कदम उठाने के भी निर्देश। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने लिखा पत्र। यूपी में 2 आईपीएस अफसरों के किए गए तबादले। आईपीएस पूजा यादव को मुख्यालय पुलिस महानिरीक्षक से किया गया समृद्ध। अभी तक वो पुलिस अधीक्षक रेलवे के पद पर तैनात थी। इसी तरह आईपीएस देवरंजन वर्मा को पुलिस अधीक्षक को किया गया रेलवे नियुक्त। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 5 सदस्य बनाई कमेटी। आप सांसद संजय सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें। कोर्ट ने 21 दिसंबर को पेश होने का किया आदेश। ईडी की चार्जशीट पर लिया संज्ञान। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल 10 दिन के विपासना मेडिटेशन सेंटर के लिए जा रहे हैं। इस बात की जानकारी आप नेता राघव चड्ढा ने दी है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को एक दिन पहले ही ईडी ने समन किया था जारी। दिल्ली में पहाड़ पर बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में बढ़ाई ठंड। अगले 2 दिनों में उत्तर भारत में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। 5 डिग्री से नीचे पारा
का जताया गया अनुमान। उत्तर भारत के लिए जारी हुआ सर्दी का नया अलर्ट। दिल्ली के पहले डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर में बच्चों का 9 तरह की क्लिनिकल एवं मनोवैज्ञानिक पद्धति से हो रहा उपचार। चुनौतियों का सामना करने के लिए शाहदरा में MCD के दयानंद अस्पताल में इनकी देखभाल, सहायता और उपचार की मौजूदा समय फ्री में कराया जाएगा सुविधा उपलब्ध। कोरबा में SCCL की खदानों से डीजल की चोरी। SCCL की खेवरा खदान में CISF के सर्चिंग के दौरान कुछ लोग डीजल की चोरी करते पाए गए। डीजल चोर बोलेरो को मौके पर छोड़कर फरार। पेट्रोलिंग टीम ने वाहन को अपने कब्जे में लिया। उत्तर भारत में बर्फ पिघलने का असर मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही सर्द हवाओं ने प्रदेश में ठिठुरन बढ़ा दी है। प्रदेश के 15 से ज्यादा शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। अपने पति और 10 साल की बेटी के साथ बाइक पर सवार होकर जा रही 3 महीने की प्रेग्नेंट महिला को रोडवेज बस ने कुचला। बस के टायर महिला के सिर और पेट को कुचलते हुए निकले। हादसे में महज 1 सेकंड पहले ही उसकी बाइक सामने से आ रही एक अन्य बाइक से टकराई थी। महिला की मौके पर ही हुई मौत। बदायूं में शराब के ब्रांड को लेकर सेल्समैन को युवकों ने पीटा। मारपीट के बीच सेल्समैन ने पहले कैश लूटने का लगाया आरोप। पुलिस घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचकर 3 युवकों को कस्टडी में लिया। मामले में पुलिस कर रही जांच। कानपुर में बाइक सवार युवक को ऑटो ने मारी जोरदार टक्कर। घटना में युवक की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को आने के बाद अधिक कार्रवाई की शुरू। लखनऊ में गॉडफादर हुक्का पार्लर पर हुआ बवाल। 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट के बीच नौकार हुई क्षतिग्रस्त। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। कैंट रोड के सामने हुक्का पार्लर का मामला। आगरा में SN मेडिकल कॉलेज के ENT विभाग में कान का जटिल ऑपरेशन हुआ सफल। ऑपरेशन से 11 साल की बच्ची के कान में सुनने वाला रास्ता बनाया गया। बच्ची के दोनों कान के रास्ते बंद थे। और अब खबरों की ओर बढ़ते हैं विस्तार से। दिल्ली से अहम खबर आपको बताते हैं, जहां राजनीति में आएंगी फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत। बीजेपी से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी कंगना रनौत। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अभिनेत्री कंगना रनौत के पिता ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है। अहम जानकारी आपको हम बता दें, 2 दिन पहले JP नड्डा से मिली थी कंगना। दिल्ली से खबर, राजनीति में आएंगी कंगना रनौत। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत राजनीति में आएंगी। लोकसभा चुनाव लड़ेंगी कंगना रनौत। कुछ दिनों पहले ही JP नड्डा से मुलाकात हुई थी और अभिनेत्री कंगना के पिता ने इस बात की पुष्टि की है। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, 2 दिन पहले JP नड्डा से मिली थी कंगना रनौत। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और अभिनेत्री के पिता ने इस बात की पुष्टि की है, राजनीति में आएंगी कंगना रनौत। 2 दिन पहले ही पुष्टि हुई। बीजेपी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी कंगना। अभिनेत्री कंगना रनौत के पिता ने इस बात की पुष्टि की। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और 2 दिन पहले JP नड्डा से मिली थी कंगना। तो 2 दिन पहले ही JP नड्डा से मिली थी कंगना रनौत। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। और 2 दिन पहले JP नड्डा से मिली थी कंगना रनौत। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी कंगना रनौत। अहम जानकारी अभिनेत्री कंगना रनौत ने पुष्टि की है। दिल्ली से बड़ी जानकारी, राजनीति में आएंगी कंगना रनौत।
और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। गोरखपुर और बस्ती के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सांसद खेल महाकुंभ 3 के शुभारंभ में शामिल होंगे। 20 और 29 दिसंबर को चलेगा सांसद खेल महाकुंभ और दोपहर 12:30 बजे से अमर शहीद सत्यवान सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम बस्ती में सीएम योगी का कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे सीएम। गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शाम 4:35 पर सर्किट हाउस रोड गोरखपुर में कार्यक्रम की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें, सर्किट हाउस रोड गोरखपुर में कार्यक्रम होगा। बस्ती में सीएम योगी के कार्यक्रम की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता भरत सेठी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। भरत, आज मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और गोरखपुर और बस्ती का दौरा वो करने वाले हैं। इस दौरे से जुड़ी क्या है पूरी जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल अगर बस्ती की बात करें, बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का आज शुभारंभ होगा, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे मुख्य अतिथि के रूप में। और विशिष्ट अतिथि के रूप में अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत आज से हो रही है। दोपहर 12 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ये जो महाकुंभ है खेल का 20 दिसंबर से शुरू होगा और 29 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें तमाम जो खेल के आयोजन है वो होंगे। सांसद के द्वारा ये सारे खेल करवाए जाएंगे। योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के बाद सीधे बस्ती का रुख करेंगे। बस्ती में एक बैठक होनी है, जिसमें बैठक में जेपी नड्डा भी शामिल होंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम जो नेता भी शामिल होंगे। अगर बात करें विकसित भारत संकल्प यात्रा की, तो उस कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। फिलहाल अगर बात करें बस्ती की एक बार फिर, तो बस्ती में जिस तरीके से ये खेल महाकुंभ का जो आयोजन हो रहा है, उसको लेकर खिलाड़ियों को भी करेंगे और वहाँ खिलाड़ी मौजूद रहेंगे और तमाम खेलों का आयोजन होगा। आज ये कह सकते हैं कि आज के दिन 2 कार्यक्रम, एक बस्ती में और एक कार्यक्रम की बात करें गोरखपुर में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी साझा करने के लिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर अहम खबर आपको हम बता दें। गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर और बस्ती के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ में शामिल होंगे। दोपहर 12:30 बजे से अमर शहीद सत्यवान सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में कार्यक्रम होगा। अहम खबर आपको हम बता दें, बस्ती में सीएम योगी के कार्यक्रम को लेकर यह बड़ी जानकारी। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का संभल दौरा कल निजी स्कूल के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। खंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का संभल दौरा कल। कलेक्ट्रेट के निकट बड़ा मैदान पर उतरेगा हेलीकॉप्टर। निजी स्कूल के वार्षिकोत्सव में शामिल होने की बात सामने आ रही है। खंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का संभल दौरा कल। और कलेक्ट्रेट के निकट अहम बात सामने आई है। संभल से खबर, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का कल संभल का दौरा। और फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की आम खबर। और यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब बात करते हैं कोरोना की, जो दबे पांव बढ़ता जा रहा है। दिल्ली से खबर आपको हम बताएंगे। कोविड के नए वेरिएंट को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आज होगी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया अब बैठक लेंगे। सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री वर्चुअल बैठक में शामिल होंगे। तो राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री वर्चुअल बैठक में होंगे शामिल। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें। और राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री वर्चुअल बैठक में शामिल होंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से खबर, कोविड के नए वेरिएंट को लेकर आज होगी महत्वपूर्ण बैठक। तो कोरोना को लेकर लगातार जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। कोविड के नए वेरिएंट को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की बात सामने आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की ओर से बैठक लिए जाने की बात सामने आई। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की ओर से बैठक ले जाने की बात सामने आई है। सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ में बैठक होगी। और दिल्ली में कोरोना के 8 केस मिले हैं। केरल, यूपी, अब दिल्ली में भी कोरोना के नए वेरिएंट के केस सामने आ रहे हैं। दिल्ली में 8 केस, 2 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। क्रिसमस और नए साल पर सावधानी बरतने की अपील की गई है। डॉक्टर्स ने 2 गज की दूरी बनाए रखने की अपील की है। यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर कोरोना दबे पांव बढ़ रहा है और दिल्ली में कोरोना के 8 केस मिले हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, लगातार बढ़ रहा कोरोना। केरल, यूपी, अब दिल्ली में भी कोरोना के नए वेरिएंट की एंट्री हो चुकी है और 8 केस मिलने की बात सामने आई है। फिलहाल 2 मरीज दिल्ली में 8 में से वेंटिलेटर पर बताए जाते हैं। क्रिसमस और नए साल पर सावधानी बरतने की अपील भी की गई है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से प्रवेश शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रवेश, दिल्ली में भी 8 कोरोना के केस मिले हैं, जिनमें से 2 मरीज वेंटिलेटर पर पहुंच चुके हैं। यानी स्थिति जो है वो लगातार खतरनाक होती जा रही है। कोरोना के मरीजों का आंकड़ा भी धीरे धीरे कर बढ़ रहा है। यानी दबे पांव कोरोना एक बार फिर से वापस आ चुका है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोरोना जो है पूरे देश में लग रहा है दबे पांव से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले केरल के बाद उत्तर प्रदेश और अब दिल्ली में 8 केस मिले। और सबसे बड़ी हैरानी की बात मैं आपको बता दूं कि 8 केस में से 4 केस पूर्वी दिल्ली के एक अस्पताल में एडमिट है। और सबसे बड़ी बात है कि 2 केस ऐसे हैं जो दरियागंज के अस्पताल में अपनी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। उनकी जो हालत है वेंटिलेटर पर मौजूद है। और बताया ये जा रहा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि ये वेरिएंट दबे पांव आखिरकार दिल्ली में एंट्री कैसे कर गया, ये अपने आप में एक सवाल या निशान खड़ा करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है मनसुख मांडविया एक सभी राज्यों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग करने जा रहे हैं, जिसमें वो चर्चा करने जा रहे हैं कि अगर कोरोना की स्थिति बढ़ती है या बात करें कोरोना आगे की तरफ जाता है तो उनके राज्य में किस तरीके के इंतजाम है, अस्पतालों में क्या क्या उन्होंने पूरा इंतजाम किया हुआ है, उसको लेकर एक चर्चा करनी है। लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से ये 8 केस मिले हैं और जिसमें से 2 केस वेंटिलेटर में, ही अपने आप में कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जरूर बनता जाएगा। जी बिल्कुल, साफ तौर पर प्रवेश हम देख पा रहे हैं। लेकिन फिलहाल क्या लोगों ने कोरोना को लेकर सावधानी बरतनी शुरू की है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि डॉक्टरों की तरफ से तो साफ तौर पर ये कहा गया है कि आने वाले समय में क्रिसमस और नए साल का जश्न लोग मनाएंगे, लेकिन कोरोना की वजह से जो है मास्क की लापरवाही करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये लोगों के अंदर लापरवाही, और विशेष तौर पर मैं दिल्ली की बात करूं कि तो दिल्ली में लोग जल्दी से मास्क लगाना पसंद ही नहीं करते हैं। और कहीं ना कहीं इस तरीके की लापरवाही जो अमूमन हम देखते हैं, और जिस तरीके से ये 8 केस अब दिल्ली में मिले हैं, कहीं अब ये धीरे धीरे जो है संख्या में कहीं इजाफा होता हुआ नजर ना आए, क्योंकि क्रिसमस पे भी लोग पार्टी करेंगे, न्यू ईयर का भी जश्न मनाएंगे और उसके बाद कई ऐसे फेस्टिवल बीच में आने हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं ये चिंता की स्थिति है। दिल्ली के डॉक्टर अपील कर चुके हैं। साफ तौर पर कई डॉक्टरों का ये कहना है कि अब समय आ गया है कि अपने आप को सेफ करें, सुरक्षित करें और
मास्क और 2 गज की दूरी का नियम का पालन शुरू कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि किसी के थ्रू टच होकर या आपके संक्रमित होकर कोई व्यक्ति आपसे हो जाए तो आपको भी कोरोना हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो स्थिति बेहाल हो जाएगी। बिल्कुल, स्थिति बेहाल ना हो इसको लेकर लोगों को भी जागरूक होना होगा। प्रवेश, देखिए क्योंकि नए साल का मौका आ रहा है, पार्टीज का दौर भी शुरू हो जाएगा, लोग गेट टुगेदर करते हैं, ऐसे में खतरा इसके बढ़ने का बहुत ज्यादा हो जाएगा। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को तो एडवाइजरी जारी की थी, जैसा कि हमने पहले भी बात की है, लेकिन अभी क्या लोगों के लिए भी कोई निर्देश खास तौर पर सामने आए हैं? जैसा केरल को लेकर आपने कहा था कि 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है, क्या दिल्ली अब देश के बाकी के राज्यों में भी लोगों के लिए कोई देखिए, मैं विशेष तौर पर आपको बता दूं कि कर्नाटक और केरला एक ऐसे राज्य है जहां पर 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों को, बुजुर्गों को कहा गया है कि वो मास्क लगाए, उनके लिए एक अनिवार्यता है। लेकिन उसके अलावा देश के बाकी हिस्सों में ऐसा कोई नियम नहीं है, ना मैं ये कहूंगा कि कोई सख्ती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को अभी भी कोरोना को लेकर कहीं ना कहीं जो है अपनी राय को लेकर वो मीडिया पर भी सवालिया निशान खड़ा करते हैं। आंकड़ों को भी देखने के बाद वो ये कहते हैं कि अभी ऐसे ये सिर्फ ये मीडिया एक अफवाह बना रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब स्थिति बिगड़ने लगती है या बात करें जब हालात बिगड़ने लगते हैं, तब सरकार हो या जनता हो, दोनों के कान खड़े होते हैं और कहीं ना कहीं तब तक काफी देर हो चुकी होती है। जब ये गेट टुगेदर न्यू ईयर पे या क्रिसमस पे होगा तो ये कोरोना कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है, जिस तरीके का इसका रेशो है कि एक संक्रमित व्यक्ति कम से कम 6 से 8 लोगों को संक्रमित कर सकता है, तो ये रेशो कहीं ना कहीं पहले की तरह, जैसे हमने 3 बार कोरोना की 3 लहर देखी है, कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर से आगे की तरफ अग्रसर हो जाए। जी बिल्कुल, तो साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि कोरोना जो है वो बढ़ता जा रहा है। एक आखिरी सवाल प्रवेश आपसे करना चाहेंगे कि अस्पतालों में क्या कोई इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि जैसे देखा कि 8 मरीज सामने आ चुके हैं, 2 वेंटिलेटर पर हैं, ऐसे में बड़ी स्थिति खराब ना हो उसके चलते क्या कोई इंतजाम नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रशासन अब अलर्ट मोड में धीरे धीरे दिखाई देने लगा है। अभी जो पूर्वी दिल्ली के 4 पेशेंट है वो एक प्राइवेट अस्पताल में एडमिट है और उसके अलावा सरकारी अस्पतालों में तैयारियां शुरुआत, बिल्कुल, यानी पूरी तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है और अस्पताल भी कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर आ गए हैं। शुक्रिया प्रवेश आपका अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो आम खबर आपको बता दें, 8 केस मिले हैं और 2 वेंटिलेटर पर नजर आ रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, कोरोना दबे पांव बढ़ता जा रहा है। और कोविड-19 के नए वेरिएंट JN.1 को लेकर उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने एडवाइजरी जारी की। बता दें कि कोविड-19 के नए वेरिएंट JN.1 का फिलहाल उत्तराखंड में कोई मरीज नहीं है। एहतियात के तौर पर सभी अस्पतालों को अलर्ट किया गया है। सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार की ओर से जारी एडवाइजरी में राज्य के सभी अस्पतालों को कोविड प्रबंधन के लिए तैयार रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। अस्पतालों में मरीजों की जांच, इलाज के लिए साथ ही दवाओं का प्रबंधन करने को भी कहा गया है। देखिए, ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट है JN.1, उसको लेके भारत सरकार से कल गाइडलाइंस जारी हुए हैं। मैं इसमें एक बात ये बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड में इस स्ट्रेन की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है और माह नवंबर 2023 से कोई कोविड पॉजिटिव केसेस की भी कोई पुष्टि नहीं हुई है उत्तराखंड में। भारत सरकार के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें मेन पॉइंट ये है कि सर्वेलेंस बढ़ा दिया जाए। सो हमने सभी जिलाधिकारीगण CMO को इंस्ट्रक्ट किया है कि अपने स्तर पे सर्वेलेंस बढ़ा दें। और इसके अलावा भारत सरकार के गाइडलाइंस में ये भी है कि एडिक्वेट टेस्टिंग की जाए और कम्युनिटी अवेयरनेस की जाए, ये हमने इंस्ट्रक्शंस में मेंशन किया है। और एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, चलो लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बुलंदशहर से खबर आपको हम बताते हैं। अवैध कॉलोनियों पर BJ का बुलडोजर चला है। 43 बीघा क्षेत्रफल में काटी जा रही थी 5 अवैध कॉलोनियां। 43 बीघा क्षेत्रफल में काटी जा रही थी 5 अवैध कॉलोनियां। BJ प्रवर्तन दल ने अवैध रूप से बनाया भवन सील और 150 वर्ग मीटर का एक भवन भी सील किए जाने की बात सामने आई है। आम खबर आपको हम बता दें। और सिकंदराबाद बाईपास पर BJ ने की कार्रवाई। तो सिकंदराबाद बाईपास पर BJ ने कार्रवाई की। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की आम खबर। और यह अहम जानकारी आपको हम बता दें
तो ये अहम खबर, 43 बीघा क्षेत्रफल में काटी जा रही थी 5 अवैध कॉलोनियां। बीटीए प्रवर्तन दल ने अवैध रूप से बनाया भवन सील किया। 150 वर्ग मीटर का एक भवन भी सील किए जाने की बात सामने आई है। और सिकंदराबाद बाईपास पर बीटीए ने की कार्रवाई। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, बुलंदशहर से अवैध कॉलोनियों पर बीटीए के बुलडोजर की बात सामने आई है। 43 बीघा क्षेत्रफल में काटी जा रही थी 5 अवैध कॉलोनियां। तो अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, बीटीए प्रवर्तन दल ने अवैध रूप से बना भवन सील किया। 150 वर्ग मीटर का एक भवन भी सील किए जाने की बात सामने आई। और बीटीए प्रवर्तन दल की ओर से अहम खबर आपको हम बता दें, फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। अहम खबर, बीटीए प्रवर्तन दल ने अवैध रूप से बना भवन सील किया। और अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 150 वर्ग मीटर का एक भवन भी सील किए जाने की बात सामने आई है। 43 बीघा क्षेत्रफल में काटी जा रही थी 5 अवैध कॉलोनियां। तो यह खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सिकंदराबाद बाईपास पर बीटीए ने कार्रवाई की है। अनिल बेड़ा हमारे साथ में इस खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। अनिल, पूरे मामले में बताया जा रहा है कार्रवाई की गई है, अवैध रूप से बना भवन सील भी कर दिया गया है। पूरी जानकारी और क्या है आपके पास? जी देखिए, बिल्कुल गर्म है। मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर में बुलंदशहर विकास प्राधिकरण का जिस तरह से बुलडोजर गरजा है, वो कहीं ना कहीं एक सराहनीय कार्य। लगातार जिस तरह से माफिया लगातार जो अवैध कॉलोनियां काट रहे थे, तो कल जो बीडीए के प्रवर्तन दल ने 43 बीघा जमीन में जो 5 कॉलोनियां काटी जा रही थी, उन पर बुलडोजर गरजा है और जो कॉलोनी थी उनको ध्वस्त किया गया है। उसमें और 150 वर्ग मीटर का जो एक भवन बनाया हुआ था, उसको भी बीडीए ने ध्वस्त किया है। और ध्वस्त करने के बाद में उसको सील करने के बाद में ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। लगातार अगर बात की जाए, जब से जनपद बुलंदशहर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष का चार्ज अंकुर लाठर ने संभाला है, उसके बाद ही लगातार जो जिस तरह से अवैध कॉलोनियों को काटा जा रहा था, लोगों को गुमराह करके जो बिना नक्शा पास के कॉलोनी बनाई जा रही थी, उनको उन पर लगातार अंकुर लाठर जो बीडीए की उपाध्यक्ष है, उनका बुलडोजर लगातार गरज रहा है। और गरजने के बाद में लगातार जो कॉलोनी के जो जितने भी ठेकेदार थे, उन्होंने कहीं ना कहीं धड़कने बढ़नी शुरू हो गई है। लगातार अगर जब से उन्होंने चार्ज संभाला, लगातार जनपद बुलंदशहर रोज कार्रवाई ऐसी की जा रही है, जिससे कि उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि किसी तरह से लोगों से अपील भी की जा रही है, अपने स्टाफ के द्वारा, अपने और मायकों के द्वारा भी वो लगातार क्षेत्र में अपील भी करवा रही है कि जो विकास प्राधिकरण जितनी भी भूमि है, उसमें कोई भी किसान या कोई भी व्यक्ति बिना बीडीए से, बिना एनओसी लिए कोई भी जमीन ना खरीदे, कोई प्लॉट ना खरीदे, नहीं तो उनकी प्लॉटिंग को भी ध्वस्त किया जाएगा। तो उसको लेकर जिस तरह से लगातार अगर बात की जाए, तो कल सिकंदराबाद जो बाईपास है, उस पर काफी महंगी जमीन थी और बिना अनुमति के बीडीए से, बिना अनुमति के वो प्लॉटिंग काटी जा रही थी। उसको लेकर जिस तरह से बीडीए को सूचना मिली, तो बीडीए के प्रवर्तन दल ने तत्काल वहां मौके पे पहुंचे। मौके पे पहुंचने के बाद में 43 बीघा जमीन को वहाँ जो ठेकेदार थे उनसे जमीन को रुकवाया, और रुकवाने के बाद पूरी जो जितनी बाउंड्री करी थी सबको तहस नहस कर दिया। और एक जो 150 वर्ग मीटर का जो एक भवन था, उसको सील किया। सील के बाद में जो बीडीए की जो उपाध्यक्ष अंकुर लाठर, उनका कहना है कि उसको भी तोड़ा जाएगा। लेकिन उसके बाद में सभी पहले जो जितने भी जो लोग थे वहाँ ठेकेदार थे, उन्होंने नोटिस भी जारी किए कि आखिरकार ये किसकी अनुमति से जो कॉलोनियां काटी जा रही थी। तो उन्होंने कहा, लगातार अगर बात की जाए, सिकंदराबाद हो, खुर्जा हो, बुलंदशहर हो, तो तमाम जो बीडीए लगातार कार्रवाई कर रही है। जो जिस तरह से बिना एनओसी लिए बीडीए से लगातार बिना मानचित्र के कॉलोनियां बना रहे थे, तो बुलंदशहर में लगातार ध्वस्त किए जा रहे हैं। और उन्होंने जो अंकुर लाठर है उपाध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि इस तरह की अगर अवैध कॉलोनियां बनाई जाएंगी, चाहे वो किसी भी प्रकार के, चाहे कितने भी माफिया हो, किसी भी
दबंग लोग हों उनके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की जाए, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जनपद बुलंदशहर में उन्होंने जिस तरह से लोगों के जो कमर तोड़ी है, जो लगातार जमीनों को कब्जा करके इस तरह की जो जमीनों को बेशकीमती जमीनों को कब्जा रहे थे, उन पर भी उन्होंने बड़ी बड़ी कार्रवाई करते हुए लगातार जनपद बुलंदशहर में एक तरह से बीडीए की जो धाक जमीन जमाई है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में दहशत जरूर बनी हुई है। लेकिन जो आम लोग हैं उनका कहना यह है कि अब जो वो बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं, क्योंकि जो पहले लोग मतलब जिसकी जमीन को कब्जा लेते थे, उसको कब्जाने के बाद में लोगों को उसको लेने में बड़ी दिक्कत आती थी, लेकिन अब उन्होंने तो जो आम लोग हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं राहत की सांस जरूर बीडीए के द्वारा मिली है। बीडीए के लोग लगातार अपील कर रहे हैं कि बीडीए के बिना एनओसी के कोई भी और बिना मानचित्र पास कराए कोई भी अपना प्लॉट या मकान ना बनाए, और अगर बनाया जाएगा तो उसके लिए ध्वस्त किया जाएगा। तो ये बीडीए की तरफ से कल बड़ी कार्रवाई की, आज बड़ी कार्रवाई की गई है। जो 43 बीघा जमीन में बिल्डोजर गरजा है, और बिल्डोजर गरजने के बाद में जो परिवर्तन दल के बीडीए जो 150 वर्ग का जो मकान बना हुआ था उसको भी सील किया गया। सील करने के बाद में अब जो अंकुर लाठरे उन्होंने सभी पे जुर्माना, जो जितने भी ठेकेदार थे उसको कॉलोनी काट रहे थे उन पर जुर्माना भी वसूलने की कार्रवाई करने की बात जो की जा रही है। और अब देखना यह होगा कि आखिर उन पर कितना जुर्माना वसूल किया जाता है। लेकिन फिलहाल जो जिस तरह से जनपद बुलंदशहर में बिल्डोजर जो गरज रहा है वो कहीं ना कहीं लोगों को एक तरह से राहत की सांस जरूर है। लेकिन जो दबंग लोग हैं, जो माफिया हैं, उन पे कहीं ना कहीं जिस तरह से बिल्डोजर की कार्रवाई की जाए उनके पूरी तरह से कमर तोड़ी जा रही है। और इस तरह की कमर अगर बात की जाए, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ लगातार बिल्डोजरों को चलवा रहे थे, लोग यहाँ माफियाओं को तहस नहस कर रहे थे, तो वो भी बुलंदशहर में लगातार इस तरह की कार्रवाई देखने को बिल्कुल मिल रही है। और अगर बात की जाए उपाध्यक्ष की जो अंकुर लाठरे हैं, वो पूरी तरह से उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया है किसी भी माफिया को जो लगातार बिना एनओसी के, बिना मानचित्र के, बिना परमिशन लिए जो कॉलोनियां काटेंगे उनकी कॉलोनियों को तहस नहस बिल्डोजर के द्वारा किया जाएगा। लगातार अगर बात की जाए तो उन्होंने काफी जो बेशकीमती जमीन थी जो लोगों ने कब्जा रखी थी उसको भी उन्होंने खाली कराया है। जी गर्मा, बिल्कुल साफ तौर पर ये बड़ा एक्शन जो है वो उसके तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन क्या लग रहा है अनिल कि क्या इस एक्शन के बाद कहीं ना कहीं ऐसी हरकतों पर आने वाले वक्त में लगाम लगने वाली है, एक मैसेज, एक नजीर जरूर पेश होगी इस एक्शन के बाद? जी देखिए, बिल्कुल गर्मा, लोगों को बिल्कुल अगर जिस तरह से जो अंकुर लाठरे उपाध्यक्ष हैं उन्होंने जिस तरह से माफियाओं की कमर तोड़ी है उसको कहीं ना कहीं एक नजीर जरूर पेश होगी। उन्होंने जब से चार्ज संभाला, अगर बात की जाए तो उन्होंने लगातार माफियाओं के जिस तरह से लगातार बहुत काफी जमीनें कब्जा रखी थी। खुर्जा में काफी जमीन पर पहले भी बिल्डोजर चलाए, सिकंदराबाद में भी बिल्डोजर और जमीनों पर भी चलाए, दादरी और बुलंदशहर में भी उन्होंने बिल्डोजर चलवाया। तो उनका सिर्फ साफ शब्दों में यही कहा है कि जो सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, माफियाओं की कमर तोड़ने की जो बात है सरकार की, उसको पूरी तरह से जमीनी स्तर पर लोगों को सामने लाई जाएगी। और किसी तरह से चाहे कोई भी माफिया हो, किसी भी जो लोगों की जमीन कब्जा लेते थे, बिना मानचित्र के कॉलोनी बनाते थे, उन पर किसी तरह से पूरी तरह से हम कार्रवाई करने के लिए तैयार है। चाहे वो कोई भी कितने भी दबंग क्यों ना हो, हम किसी से डरने को तैयार नहीं है। सीधे सीधे साफ शब्दों में जो उपाध्यक्ष अंकुर लाठरे उन्होंने अपने कर्मचारियों को भी निर्देश दे दिया है कि किसी भी कर्मचारी के द्वारा कर कोई भी गलत बिल्कुल साफ तौर पर एक निर्देश भी दे दिया गया है कि आने वाले वक्त में भी ऐसे और भी एक्शन जो है वो हो सकते हैं। शुक्रिया आपका अनिल, हमारे साथ जुड़कर अधिक जानकारी दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर 150 वर्ग मीटर को लेकर एक एक्शन लिया गया है। और यह बड़ी जानकारी, बीटी की ओर से बड़ी कार्रवाई 43 बीघा क्षेत्रफल में काटी जा रही थी 5 अवैध कॉलोनियां, जिसको लेकर एक बड़ा एक्शन लिए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और 150 वर्ग मीटर का एक भवन भी सील कर दिया गया है, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर मेरठ से आपको हम बताते हैं डीएम ने किया रैन बसेरों का निरीक्षण। बढ़ती ठंड को देखते हुए निरीक्षण किए जाने की बात सामने आई है। समस्त व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए गए। रैन बसेरों में आने वाले शरणार्थियों की वेरिफिकेशन की जाए, साफ सफाई व अलाव की व्यवस्था करने को भी कहा गया है और लापरवाही करने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए गए हैं। डीएम ने किया रैन बसेरों का निरीक्षण। बढ़ती ठंड को देखते हुए निरीक्षण किए जाने की बात सामने आई है। रैन बसेरों में आने वाले शरणार्थियों के वेरिफिकेशन किए जाने की बात सामने आई है। साफ सफाई व अलाव की व्यवस्थाओं को करने को भी कहा गया है। तो बढ़ती ठंड को देखते हुए सारे निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है और लापरवाही करने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। तो लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और डीएम ने खुद रैन बसेरों का निरीक्षण भी किया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर बढ़ती ठंड को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। तो ये बड़ी खबर मेरठ से अहम खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर बढ़ती ठंड को देखते हुए डीएम ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया है।
अहम खबर आपको हम बता दें, लापरवाही करने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। समस्त व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। कौन लिख रहा है? और समस्त व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं डीएम की ओर से। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से अगली खबर, जहां प्रदेश पुलिस में जल्द होगा जबरदस्त इजाफा। अगले साल महिला शक्ति में भी जबरदस्त इजाफा देखने की बात सामने आएगी और यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जल्द भर्ती करेगा। जल्द ही 60,224 सिपाहियों की सीधी भर्ती करने जा रहा और पुलिस भर्ती में करीब 12,000 महिलाएं भी शामिल होंगी। तो आम खबर आपको बता दें, 12,000 महिलाओं की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की आम खबर आपको हम बता रहे हैं और जल्द ही 60,224 सिपाहियों की सीधी भर्ती करने की बात और अगले साल महिला शक्ति में होगा जबरदस्त इजाफा। तो महिला शक्ति में जबरदस्त इजाफा होगा और यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जल्द करेगा भर्ती। तो यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जल्द भर्ती करेगा। जल्द ही 60,224 सिपाहियों की सीधी भर्ती करने जा रहा। तो आम खबर आपको हम बता रहे हैं और पुलिस भर्ती में करीब 12,000 महिलाएं भी शामिल। तो पुलिस भर्ती में करीब 12,000 महिलाएं भी शामिल। और लखनऊ से खबर, प्रदेश पुलिस में जल्द होगा जबरदस्त इजाफा। तो जल्द ही जबरदस्त इजाफा होगा। जल्द ही 60,224 सिपाहियों की सीधी भर्ती को लेकर अहम खबर सामने आ रही है। महिला शक्ति में भी अगले साल जबरदस्त इजाफा होगा। अहम खबर आपको हम बता दें। तो बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, जहां हज यात्रा के आवेदन की आज अंतिम तारीख है। देश भर से मात्र 64,000 आवेदन हज यात्रा के लिए आए हैं। उत्तर प्रदेश से आए 6,637 आवेदन और कम आवेदन से लगभग 75,000 सीटें खाली हैं। कम आवेदन आने से हज कमेटी की चिंता बढ़ गई। मंत्री दानिश आजाद ने स्मृति ईरानी को पत्र लिखा है। हज आवेदन की तारीख बढ़ाने को लेकर पत्र लिखा गया है। मुस्लिम धर्मगुरुओं से की हज आवेदन कराने की अपील। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कम आवेदन आने से हज कमेटी की चिंता बढ़ गई है। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें। तो यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की आम जानकारी। और यह आम जानकारी आपको हम बता दें। जहां मुस्लिम धर्मगुरुओं से की हज आवेदन कराने की अपील।
और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर आपको हम बताते हैं, नए कनेक्शन देने में यूपी निकला सबसे आगे। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने की बैठक और 72.20% ग्रामीण परिवारों को दिए गए पानी के कनेक्शन, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर देश में 72% ही नल कनेक्शन। स्वतंत्र देव सिंह ने नमामि गंगे के अफसरों को बधाई दी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 72.20% ग्रामीण परिवारों को पानी के कनेक्शन दिए जाने की बात। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बैठक की थी। स्वतंत्र देव सिंह की ओर से यहां पर बैठक की गई थी और नए कनेक्शन देने में यूपी सबसे आगे निकला। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर नए कनेक्शन देने में यूपी सबसे आगे और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बैठक भी की थी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के 15 शहर प्रदूषण की चपेट में और इस बजट के जारी 300 करोड़ खर्च नहीं किए गए। मुख्य सचिव ने सभी 15 डीएम को पत्र लिखा है। शहरों में 30 नवंबर तक पूरा होना था काम। केंद्र ने प्रदूषण पर रोकथाम के लिए दी थी आर्थिक मदद। अफसरों की लापरवाही से बजट की अगली किश्त पर रोक की बात सामने आई। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, शहरों में 30 नवंबर तक काम पूरा होना था। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, लापरवाही से बजट की अगली किश्त रोके जाने की बात सामने आई है। केंद्र ने प्रदूषण को लेकर बजट जारी किया था और अफसरों की लापरवाही से बजट की अगली किश्त पर रोक की बात सामने आई है। लखनऊ से अगली खबर आपको हम बता दें, जहां पर यूपी में मदरसों की जांच अब परीक्षा तक टली है। अनुदानित स्थायी मान्यता प्राप्त मदरसों की हो रही जांच। यूपी में मदरसों की जांच अब परीक्षा तक टली। मदरसों की जांच अब वार्षिक परीक्षाओं के बाद होगी। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर मदरसों की जांच अब वार्षिक परीक्षाओं के बाद होगी और यूपी में मदरसों की जांच अब परीक्षा तक टाले जाने की सामने आ रही है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, मदरसों की जांच अब वार्षिक परीक्षाओं के बाद होगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और यूपी में मदरसों की जांच अब परीक्षा तक टली। लखनऊ से आम खबर आपको हम बताते हैं, जहां बेसिक शिक्षकों की तैनाती का रास्ता साफ। 7 साल पहले चुने गए बेसिक शिक्षकों का रास्ता साफ। साल 2016 में आपको बता दें कि 12,460 पदों पर हुई थी बेसिक शिक्षकों की भर्ती और जिले में पद न होने से नहीं मिल सकी थी शिक्षकों को नियुक्ति। अब 24 जिलों के 6,470 अभ्यर्थियों को तैनाती दी जाएगी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, हाईकोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी किए निर्देश। बेसिक शिक्षकों की तैनाती का रास्ता साफ किए जाने की बात सामने आई। 7 साल पहले चुने गए बेसिक शिक्षकों का रास्ता साफ। तो ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें।
जहां अब 24 जिलों में भर्ती के बाद और हाईकोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा परिषद ने निर्देश जारी कर दिया है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।